हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण और मैं आप सभी को यहाँ पे फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। और मैं क्लास 11th की फ़िज़िकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए बेसिक्स क्लियर करती है और यहाँ से लगभग क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थ, और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स। फिलहाल तो अभी हम ऑरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से ही स्टार्ट करेंगे। और मैं तो हालांकि गांव में रहा हूँ, और आप लोगों ने भी अगर कभी छत पे सोए होंगे या फिर रात के टाइम स्टार गेजिंग किए होंगे, तो सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये जो स्टार्स हैं या फिर ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स अपने स्काई में दिख रहे हैं वो कैसे बने होंगे, या फिर उनके बनने का प्रोसेस क्या हुआ होगा। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसमें देखिए बहुत सारे हाइपोथेसिस आए हैं। पहली बात, हाइपोथेसिस क्या होती है? थीसिस मतलब होती है एक रिपोर्ट, और हाइपोथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल रिपोर्ट है। जब स्टार्स, प्लैनेट्स या और सारे सेलेस्टियल बॉडीज जब बने होंगे तो कोई साइंटिस्ट या हमारे या आपके जैसे कोई वहाँ प्रेजेंट तो रहा नहीं होगा, लेकिन सब लोगों ने एक रिपोर्ट दी है। तो हाइपोथेसिस मतलब उनका क्या मानना रहा कि क्या प्रोसेसेस थे, कैसे वो बने, इसलिए उसको हाइपोथेटिकल थीसिस, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे थ्योरीज हैं। थ्योरीज को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज वो जो 1900 या उससे पहले आए हैं, जिसमें आपके इमैनुअल कांट की थ्योरीज आ जाएगी, लैपलेस की थ्योरी आ जाएगी, चैम्बरलिन और माउंटेन की थ्योरी आ जाएगी, जॉन्स जेफरी की थ्योरी आ जाएगी, और आपकी मॉडर्न थ्योरीज में बिग बैंग थ्योरी आएगी, जो कि काफ़ी पॉपुलर है कि कैसे 13.2 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना, प्लैनेट्स। ठीक है, तो फिलहाल हम पहली थ्योरी से स्टार्ट करते हैं जो कि अर्ली थ्योरी है। तो जो पहली हाइपोथेसिस है वो इमैनुअल कैंट की है। ठीक है, तो इमैनुअल कैंट बेसिकली एक जर्मन फिलोसोफर थे, और इनके हिसाब से जो अपना सोलर सिस्टम था वो एक क्लाउड था, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का, डस्ट का। ठीक है, तो वो ये माने कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनमें म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ये आपस में घूम रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं। अब आपस में घूमेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड तो करेंगे ही, और इनके मूवमेंट और कोलिजन के बाद भी ये एक साथ हैं, क्योंकि इनमें जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ये इनको एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, इमैनुअल कांट का ये मानना था कि ये जो क्लाउड है अपने डस्ट का, इसमें जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये ग्रेविटेशनल पुल के वजह से मूव कर रहे हैं और कोलिजन कर रहे हैं, और इनके अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं ये इनको केमिकल फोर्सेस जो हैं ये एक साथ रखे हुए हैं। तो ये है इमैनुअल कांट की थ्योरी। हमारी जो सेकंड थ्योरी है वो लैपलेस ने दी है। लैपलेस एक मैथमेटिशियन थे और इनकी ये थ्योरी 1796 के आसपास आई है। लैपलेस ने बेसिकली जो इमैनुअल कांट की थ्योरी है उसको रिवाइज़ किया है, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके, या उनको जो लगा कि ये होना चाहिए उस हिसाब से ये बोला है कि ये जो हमारे प्लैनेट्स थे, ठीक है, और ये जितने भी प्लैनेट्स हमारे बने हैं ये उन मटेरियल से बने हैं जो कि उस समय के नेबुला को, जो नेबुला से एसोसिएटेड थे, जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो कंडेंस होकर नेबुला बन गए थे, और उससे जो मटेरियल्स एसोसिएटेड थे उससे ये प्लैनेट्स बने हैं। ये नेबुला, इसमें दो चीज़ें ध्यान देने लायक हैं कि जो हमारा सन है वो अभी यूथफुल स्टेज में है, और ये जितने भी डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं जो इस क्लाउड से बाहर आए हैं उससे ये प्लैनेट्स बने। ये है लैपलेस की थ्योरी। वो 1950 के टाइम में आई है, और उसको देने वाले हैं ओटो स्मिथ रशिया में और कार्ल वेल्स्कर जर्मनी में। इन्होंने बेसिकली जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी लैपलेस की उसको थोड़ा चेंज किया और बताया कि ये जो अपना नेबुला था, जो क्लाउड ऑफ गैसेस था, ठीक है, इसमें मेनली हीलियम और हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, और विद टाइम मूवमेंट होता रहा और कोलिजन होता रहा। इसके वजह से जो अपना ये क्लाउड था ये एक डिस्क शेप ले लेता है ऐसे। ये अपना जो क्लाउड है ये एक डिस्क शेप ले लेता है, और विद टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन, एक्रेशन मतलब जो मैटर्स होते हैं ना उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो विद टाइम इसमें प्लैनेट्स बनने लगते हैं।
सो ये थी ओटो स्मिथ और वेल्सकर की थ्योरी. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड द पॉइंट्स.